जिसे नए जोश में त्याग करो तनाव का, अब समय है किसान का, अब समय है बदलाव का। देश में चुनाव हो और जाट की बात हो तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्यता देखें तो जाट एक प्रमुख कौम ऐसी उभर कर सामने आ गई है जो सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण कौम मानी जाती है। नो इफ नो बट, सिर्फ जाट, यानी कि किंतु किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। जो इस पार्टी के साथ जाट है वो पार्टी सत्ता की भागीदारी बनती है। जानते हैं आखिर जाट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास से लेकर वर्तमान का पूरा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और शुरुआती 2 चरण में पश्चिम यूपी में वोट डाले जाने हैं, जिसके बारे में एक कहावत है, जिसके जाट उसकी ठाठ, बेहद ही मशहूर है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक वर्ष 2012 में भारत में जाटों की संख्या 8.25 करोड़ थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में जाटों की जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास हो सकती है। जाने जाट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके प्रमुख नेता कौन रहे और मंडल कमंडल में वर्षों में यूपी में जाटों ने किस की ओर रुख किया और जाट मतदाताओं के बीच भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा। 2022 में जाट लैंड किसके साथ होगा, जानिए जाट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहास में कई तरीके के तथ्य हैं, कई तरीके की बातें हैं जाट को लेकर। जाट शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ज्ञात से हुई है, ज्ञात से शब्द जात बना है और फिर कालांतर में ये अपभ्रंश होकर जाट बन गया। जाट शब्द जट्टा से बना है। जट्टा पशु चराने वाले ऊंट पत्रों के लिए एक सामान्य शब्द है जो समूह या जत्था में घूमते हैं। अब बात आती है जाट कौन। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। इस मान्यता के अनुसार राजसूय के यज्ञ के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित कर दिया था। 20वीं सदी तक जमींदार जाट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरे। जाट केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उन्हें पहले से ही ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान के जाट धौलपुर और भरतपुर को छोड़कर केंद्रीय सूची में ओबीसी में हैं। जाट राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदाय हैं और यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में लगभग 40 से अधिक लोकसभा सीटों और लगभग 160 से अधिक विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर परिणाम को प्रभावित करते हैं। यूपी में वे पश्चिमी जिलों में केंद्रित हैं, मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं और राज्य के सबसे अमीर कृषक समुदाय में से एक है जाट। अब जानते हैं जाट की बात होगी, उत्पत्ति हो गई, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में जाट की क्या हैसियत रही है, प्रमुख जाट नेता कौन रहे हैं। देश की स्टेट लेवल पर देखें और केंद्रीय स्तर पर देखें तो ऐसे कौन से जाट नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा से राजनीति को प्रभावित किया है। बात 1950 से 60 की दशक की करते हैं तो देवीलाल और रणवीर सिंह हुड्डा, जो हुड्डा वर्तमान यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रहे हैं, पंजाब के प्रमुख जाट नेता थे। राजस्थान में नाथूराम मिर्धा और यूपी में चौधरी शरण सिंह थे। 1966 में समय से यहाँ की राजनीति का दबदबा उनका रहा है। 1987 में उनके निधन पर चौधरी शरण सिंह देश में सबसे बड़े जाट नेताओं में से एक थे, जिनका अन्य जातियों में अनुसरण था और वह 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री और 1979-80 में 6 महीने के कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। यूपी में शरण सिंह ने कांग्रेस और भारतीय जनसंघ दोनों में किसान समुदाय का नेतृत्व किया। 1967 के चुनाव के बाद इस समुदाय में बड़ी संख्या में विधायक थे। शरण सिंह की राजनीतिक विरासत उनके बेटे अजीत सिंह को विरासत में मिली, लेकिन मंडल और कमंडल के उदय ने उत्तर प्रदेश में राजनीति को मौलिक रूप से बदल दिया। अब बात करते हैं यूपी चुनाव और यूपी में कहाँ कहाँ जाट मतदाता है, कहाँ कहाँ जाटों का वोट बैंक है और कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर जाट महत्वपूर्ण रूप से अपना दबदबा रखते हैं और परिणाम बदलने की शक्ति रखते हैं। जानिए
यूपी में एक दर्जन से अधिक लोकसभा और लगभग 40 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर जाट समुदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव है। और जाने तो 15 जिलों में 10 से 15% आबादी है जो जाटों की है, लेकिन वे सामाजिक रूप से प्रतिभाशाली, मुखर हैं और एक राजनीतिक माहौल बनाने की क्षमता रखते हैं। यूपी के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मुरादाबाद महत्वपूर्ण से जाट आबादी क्षेत्र की है। छोटी संख्या में रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर में भी जाटों की संख्या है। यूपी में जाटों ने कुल मिलाकर सत्ताधारी पार्टी के साथ अपना पक्ष रखा है। शरण सिंह द्वारा बनाए गए राजनीतिक आधार का उपयोग मुलायम सिंह यादव ने किया और जाटों का एक बड़ा वर्ग पिछले एक दशक के दौरान भाजपा में शामिल हो गया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण में 14 फरवरी को बिजनौर, मुरादाबाद, संबलपुर, रामपुर, अमरोहा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और जिलों में 55 सीटों पर मतदान होगा। इन 2 चरणों में होने वाली सीटें हैं जो अधिकांश जाट बहुल्य क्षेत्र की है और यहाँ जाट मतदाता है जो सीधे तौर पर इन सीटों पर प्रभाव डालते हैं। अब जानते हैं जाट राजनीति के अतीत का भूत क्या रहा और अजीत सिंह जी के साथ में किस तरीके का राजनीतिक कैरियर रहा। तो जानते हैं, इसको देखते रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो में बने रहने के लिए, कुछ इसी तरीके से राजनीति से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके और आप और हमारे बीच में जो एक संबंध है वो लगातार कायम रहे। बात करते हैं अजीत सिंह के राजनीतिक कैरियर की। शरण सिंह के IIT शिक्षित बेटे चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय और यूपी की राजनीति में प्रासंगिक बनने के लिए बार बार पाला बदला। अजीत सिंह भारतीय राजनीति में ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जो लगभग हर सरकार में मंत्री रहे। वे कपड़ों की तरह सियासी साझेदार बदलते रहे। छोटे चौधरी को ये गुण राजनीतिक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। इनके पिता चौधरी शरण सिंह ने 1967 में पहले कांग्रेस की सरकार गिराई और फिर खुद मुख्यमंत्री बन गई। इसी तरह 1979 में इन्होंने पहले मोरारजी देसाई की सरकार गिराई, फिर पाला बदलकर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन बैठे। पुराने दौर में कहा जाता था कि चौधरी शरण सिंह चुनाव के वक्त बुड्ढों के सपनों में आकर उन्हें बेटे का ख्याल रखने की ताकीद कर जाते थे। नतीजन क्षेत्र में सक्रियता न होने के बावजूद चुनाव परिणाम में वोट जमकर छोटे चौधरी के खाते में बरसते थे। लेकिन इस बार लगता है नई पीढ़ी के वोटरों ने सपने को वास्तविकता से जोड़कर मतदान किया। 1999 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया जिसने उस वर्ष के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीती, बागपत और उससे सटे कैराना। 2004 में इन्होंने इन सीटों को बरकरार रखा। अजीत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रालय का हिस्सा थे और उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन ये कई सालों तक हुआ नहीं। बात करते हैं मंडल कमंडल में वर्षों से यूपी के जाटों को क्या किया, यानी कि मंडल कमंडल की राजनीति में यूपी के जाटों ने क्या किया अब तक, क्योंकि हम इस वीडियो में बात यूपी चुनाव से जुड़ी कर रहे हैं। BKKP अजीत सिंह का 9वां राजनीतिक परिवर्तन था। 1996 के यूपी चुनाव में उन्होंने किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का समर्थन मांगा और मुलायम सिंह और के SP के साथ सीट साझेदारी में प्रवेश किया। उन्होंने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 8 जीते। रालोद ने 2002 का चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा और 38 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की। ये मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार में शामिल हो गई, लेकिन भाजपा के साथ रालोद का गठबंधन जल्द ही टूट गया। 2003 में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने शपथ ली तो अजीत सिंह के विधायक सरकार में शामिल हो गए, लेकिन फिर 2007 के यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले रालोद ने मुलायम सिंह की सरकार से हाथ खींच लिया। तो देखिए किस तरीके से बसपा, भाजपा, रालोद, मुलायम सिंह, यानी कि रालोद हमेशा सत्ता पक्षीय दलों के आसपास इर्द गिर्द रही है। अब जानते हैं जाट मतदाताओं के बीच भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा, यानी कि जाटों को साधने के लिए यदि जाटों से मुखर होकर भाजपा ने किस तरीके का प्रदर्शन किया या फिर जाटों को साथ में लेकर भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा। तो देखिए इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं।
रालोद के साथ गठबंधन ने कभी बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं रहा, यानी कि रालोद और भाजपा का गठबंधन कभी बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। ये इतिहास कहता है, अतीत कहता है। यह हमेशा समझा जाता कि भाजपा ने अपने वोट रालोद उम्मीदवार को हस्तांतर कर दिए, लेकिन बदले में उसे रालोद के वोट प्राप्त नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई बीजेपी ने रालोद के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया, बल्कि अपने जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा। यानी कि भाजपा ने नई चाल चली, उन्होंने गठबंधन नहीं करते हुए जाट उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारना शुरू कर दिया। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों ने एक मजबूत ध्रुवीकरण किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने जाट लैंड में सेंध लगा दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी के 17 जिलों में की 94 सीटों में से 73 सीटें जीती थी। सपा ने 15, बसपा ने 3, कांग्रेस ने 2 और जाटों की पार्टी रालोद ने सिर्फ 1 सीट हासिल की। किसान समुदाय में यादवों को भाजपा विरोधी और सपा का वोट बैंक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुर्सी पार्टी राइट से उठकर अपने समुदाय के उम्मीदवार को वोट देते हैं। ओबीसी के अन्य बड़े वर्ग मौर्य, साक्य, सैनी, कुशवाहा ने 2014, 2017 और 2019 में भाजपा के पक्ष में वोट किया था। लेकिन हाल ही में समूह के शक्तिशाली नेताओं का पलायन पार्टी के लिए झटके के रूप में सामने आया है। मुजफ्फरनगर हिंसा ने आखिरकार शरण सिंह द्वारा बनाए गए जाटों और मुसलमानों के पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। वीपी सिंह द्वारा अपने शक्तिशाली उप प्रधानमंत्री देवीलाल का मुकाबला करने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद जाट नाराज थे। इन वर्षों में जाटों और अन्य कृषक समुदाय जिन्होंने ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इस बीच की दूरी बढ़ दी गई। अब आपने जाना किस तरीके से जाटों की राजनीति रही। अब जानते चुनाव में स्थिति क्या रही है। 2017 में भाजपा ने 15 जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और 14 भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर 14 जाट उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंच गए। इस बार पार्टी से समाज ने 17 उम्मीदवार, यानी कि पिछली बार 15 उतारे थे, 14 जीते। इस बार भाजपा ने 17 जाट उम्मीदवारों को उतारा है। रालोद ने 12 जाट उम्मीदवार उतारे हैं, सपा ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। अब वापस ले लिए कृषि कानूनों पर समुदाय में ग्रोस, गन्ना बकाया भुगतान केस जैसे मुद्दों भी है। अखिलेश जयंती के लिए जाट और मुस्लिम मतदाताओं का एक साथ आना अहम है। दूसरी ओर भाजपा चुनाव का हिंदू मुस्लिम आधार पर ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट थी अभिनव आकाश की। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।